जेई मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। केमिस्ट्री के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे और हमारा चैप्टर था हेलो एल्किन्स और हेलो एरीन्स। तो हम क्वेश्चन नंबर 101 से कंटिन्यू करते हैं। टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद कायरल कार्बन एटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। तो यहाँ आप देखिए आपके पास कितने कंपाउंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आपके पास यहाँ पर 7 कंपाउंड्स दिए हुए हैं और आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद कायरल कार्बन एटम्स। तो इन 7 में से कितने कंपाउंड्स में कायरल कार्बन एटम है, या क्वेश्चन मेंस 2024 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर मैंने वो सारे कंपाउंड्स लिख दिए हैं जिसमें कायरल कार्बन एटम है। तो यहाँ पर आपका आंसर 5 हो जाएगा। इनमें से 5 कंपाउंड्स में कायरल कार्बन एटम है, इसमें नहीं होगा, ठीक है। और आपका एक इसमें नहीं होगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल, मतलब ये दोनों सेम है, डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही ध्यान देने हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर आपका आंसर 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 102, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपके पास फिर से कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये आपके पास 6 कंपाउंड्स है। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है हमेशा, तो यहाँ पर आप H से पूरी कर लीजिएगा, है ना, यहाँ H होगा CH3 CH2 करके। तो यह क्वेश्चन मेंस 2024 में पूछा गया है। तो आपको बताना है इसमें कितने कंपाउंड्स हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ध्यान रखिए ऑप्टिकली एक्टिव पूछा गया है, कायरल सेंटर नहीं पूछा गया। तो क्वेश्चन 2024 का है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखें तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका ये भी नहीं होगा, ठीक है, सेम ग्रुप है ना। और यहाँ पर आपका ये भी नहीं होगा, CH2 है। ये भी आपका, ये आपका होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये H है और ये कार्बन बस कायरल हो जाएगा, है ना। तो एक मिल गया। अगर आप इसमें देखिएगा तो यहाँ पर ये क्या है, सेम ग्रुप्स हैं, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें जो आप देखिएगा ये, इसमें आपके पास कायरल कार्बन होगा, लेकिन कायरल कार्बन नहीं पूछा है, ये पूछा ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये मेजो कंपाउंड है। इसमें क्या होता है, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, सेम ग्रुप है, तो इस कारण ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। कायरल कार्बन तो इसमें है, तो यहाँ ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है, तो ये वाला भी आपका नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सिर्फ 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा जिसमें ये कार्बन, एक ही कार्बन सेंटर है, तो वो कायरल होगा। तो यहाँ पर ये जो है ये मेजो कंपाउंड है, मेजो आइसोमर है। इसमें इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, ये सुपर इम्पोजिबल होता है अपने मिरर इमेज पर, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो आपका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ मेजो आइसोमर ऑल्सो। तो इन चारों में से मेजो आइसोमर किस में होगा, A B C और D। 4 ऑप्शन है आपके पास। यह क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन के पास मेजो आइसोमर होगा, क्योंकि 2 कायरल सेंटर होगा इसके पास, और दोनों जो होगा इसके पास ग्रुप वो आपका इक्वल, मतलब जैसे हमने यहाँ देखा था, जो ग्रुप होगा आपका वो क्या होगा, सेम होगा इस प्लेन के अबाउट, ठीक है। तो इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये आपका कंपाउंड है। इसमें आप देख सकते हैं इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिसके कारण कायरल सेंटर तो है लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो और यहाँ पर सिर्फ मेजो पूछा गया है, तो मेजो यही होता है, मेजो कंपाउंड या मेजो आइसोमर। तो इसको हम लोग लिखेंगे मेजो 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। मेजो का अर्थ होता है मिडिल, है ना। मेजो का अर्थ बहुत जगह मेजो यूज़ होता है, तो उसका जो अर्थ है, ठीक है, वो क्या होता है, मिडिल, ठीक है, या इन बिटवीन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मेजो आइसोमर क्या होता है, तो अ मेजो कंपाउंड और मेजो आइसोमर इज़ अ कंपाउंड विथ 2 और मोर कायरल सेंटर। उस कंपाउंड के पास 2 या 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर होते हैं, बट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। कायरल सेंटर होने के बावजूद भी वो क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसमें इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, जिसके कारण वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मेजोस का अर्थ क्या होता है, मिडिल, है ना, वैसे इसका अर्थ मिडिल होता है, और आप इन बिटवीन भी कह सकते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डेंसिटीज़। तो यहाँ पर आपके पास 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, A B C और D। इन चारों में आपको ऑर्डर बताना है डिक्रीजिंग डेंसिटी का, ठीक है, डेंसिटी डिक्रीजिंग का। मेंस 2021 का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके पास। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा
तो जो डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है ना, रो बराबर m/v, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास या आप मोलर मास कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मास होगा D का, उसके बाद C का, उसके बाद B का, उसके बाद A का। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, DCBA, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास DCBA, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2। तो यहाँ पर हमारे पास 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, 1, 2, 3 और 4, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिएगा। तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2 में डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, 4 ऑप्शन है आपके पास, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मेंस 2020 में पूछा गया था, है ना। तो एक बार हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कार्बोकैटायन मतलब SN1 से कंपेयर करेंगे। SN1 का जो रिएक्टिविटी होता है उसका ऑपोजिट होता है SN2 का रिएक्टिविटी, जैसे 1 डिग्री से 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ऐसे SN2 का रिएक्टिविटी घटता है, पर SN1 का बढ़ता है 1 डिग्री से 2 डिग्री से 3 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू SN1, और SN1 का रेट होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि अगर कार्बोकैटायन स्टेबल हो गया तो SN2 चला जाएगा, और सॉरी SN1 चला जाएगा, है ना, SN1 होने लगेगा। तो अगर कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी कम हुआ तो फिर SN2 हमारे पास ऑप्शन है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, वो डीस्टेबलाइज करेगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, -m और -I शो करता है, और तो ये -I तो और उस पर चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, और इसमें पहले ही चार्ज की कमी है तो ये डीस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू -I या -m। तो इसको कंपेयर करके हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I और -m, मतलब जितना ज़्यादा -I और -m इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा SN2 होगा, है ना। ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है। और फिर अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये एक्चुअली अगर हम लोग डायरेक्ट भी करना चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर SNAR हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। वहाँ भी हमने देखा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो स्टेबलाइज करता है, ठीक है। पर यहाँ पर SN2 पूछा गया है तो यहाँ पर वही होगा -I -m, सेम कॉन्सेप्ट होगा कि जो -I -m है वो आपका कार्बोकैटायन को डीस्टेबलाइज करेगा, मतलब वो आपका SN2 रिएक्शन की तरफ, मतलब ज़्यादा SN2 रिएक्शन वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि -I और -m ये काम कहाँ कहाँ करता है, तो -I तो हर जगह काम करता है, ठीक है, पर वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, पर -m आपका मेटा पर काम नहीं करता है, ठीक है। तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये जो -m है तो वो NO2 -m शो नहीं करेगा, कि कार्बोकैटायन यहाँ और यहाँ बनेगा, ठीक है, अगर बनता तो यहाँ बनता, ठीक है। तो जो -m शो करेगा वो कौन करेगा, तो आपका पैरा और ऑर्थो ग्रुप में करेगा। ओके, -I के लिए तो ये सब शो करेंगे डिस्टेंस डिपेंडेंट है -I। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर रेट ऑफ SN2 क्या है, -I और -m। तो देखिए यहाँ पर जो -m ये शो नहीं करेगा, ये शो नहीं करेगा, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इन दोनों में से कोई होगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों -m तो शो करेंगे, ये ऑर्थो पे, ये पैरा पे है, सॉरी ये वाला पैरा पे है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, लेकिन -I के लिए डिस्टेंस चाहिए, तो ये क्योंकि सामने है तो ये ज़्यादा अच्छा -I शो करेगा, स्ट्रॉन्ग शो करेगा, और ये क्या है, दूर है, और -I डिस्टेंस के संग घटता है, I इफेक्ट। ओके, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा 2, उसके बाद 3। अब इन दोनों में कंपेयर करें तो इसके पास -I तो है, इसके पास कुछ नहीं है, तो फिर 4 और फिर 1, तो 2 3 4 1। इस क्वेश्चन को आप भी एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो 2 3 4 1, तो आपका आंसर हो जाएगा B, ठीक है। तो रेट ऑफ SN2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I -m इफेक्ट। तो यहाँ देखिए -m इन दोनों के पास है, लेकिन -I क्या है, इसका लेस होगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है इसके कंपेयर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ज़्यादा हो जाएगा 3, उसके बाद यहाँ पर 2, उसके बाद 4, उसके बाद 1, है ना। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 105 तक पूरा किया।
अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में आगे बढ़ेंगे।